हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार और ये हमारी व्याकरण की चौथी क्लास है। इससे पहले मैंने 3 क्लास डाल दी है और जिस भी परीक्षा में व्याकरण पूछी जाती है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, सीईटी, ग्रुप डी, तो ये सभी क्लास अवश्य देखें। और ये जो नोट्स है, 1 मिनट का समय लूँगी। ये जो नोट्स है ये 4 से 5 पुस्तकों का सहारा लेकर बनाए गए हैं। हालांकि राइटिंग बहुत अच्छी आपको सजा सजा कर नहीं मिलेगी, लेकिन ये कहिए कि एक मलाई वाले नोट्स हैं। मेरा यकीन मानिए, अगर आपने ईमानदारी से शुरू से लेकर अंत तक सभी वीडियो देखी तो आपका एक व्याकरण का आधार खड़ा हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों को सिर्फ एमसीक्यू या पीवाईक्यू लगाने की आदत होती है, तो वो सिर्फ वही प्रश्न कर पाते हैं जो उन्होंने किए हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को, यानी ये वीडियो नहीं, संपूर्ण जो मैं वीडियो डालूं तो वो संपूर्ण व्याकरण मैं करवाऊंगी और एक ट्रिक के आधार पर भी, और एक जो बेस बनता है आपका वो भी किसी भी परीक्षा में, यानी चाहे किसी भी राज्य की परीक्षा हो, चाहे केंद्र की परीक्षा हो, चाहे टीचर की या सीईटी की, जिसमें व्याकरण पूछी जाती है, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन ईमानदारी से मेहनत करनी है, जैसे ईमानदारी से नोट्स मैंने बनाए हैं। और 2026 के न्यू पैटर्न के आधार पर आपको ये नोट्स मिलेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं बगैर समय गवाए। जो बाकी की जो 3 क्लास है वो भी आप ज़रूर देखें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो 90 68 68 49 54 पर संदेश भेजकर मंगवा सकते हैं। मात्र और मात्र 250 रुपये के नोट्स हैं, जिसमें से आप टीजीटी पीजीटी टीचर की भी तैयारी कर सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। तालु की स्थिति के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है। इससे पहले हमने क्लास कर ली है, जिसने नहीं की है वो भी ज़रूर देखें ये देखने के बाद। तो देखो, अब तालु की स्थिति के आधार पर, थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो या समझ में नहीं आ रहा तो एक फ़ोन में फीचर होता है, आप भी अपनी सुविधा के अनुसार जूम करके देख सकते हैं। तो देखिए, संवर्त मतलब होता है बंद स्वर। संवर्त और अर्ध संवर्त, अर्ध मतलब आधा, ये क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, ज़्यादातर आधे जो रह वाले होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। आधा बंद, संवर्त बंद स्वर, और अर्ध संवर्त मतलब आधा बंद। उसी प्रकार विवर्त देखिए, विवर्त मतलब खुला स्वर, और अर्ध विवर्त, तो विवर्त अर्ध विवर्त मतलब खुला स्वर, और अर्ध विवर्त मतलब आधा खुला। देखा होगा विवर्त में, आपने कई बार आप डॉक्टर के पास बचपन में गए होंगे तो आपको बोला गया हो आ करके दिखाओ बेटा, तो आपने आ किया होगा तो पूरा मुंह खुल जाता है, तो उसी ही विवर्त बोलते हैं। ठीक है, लेकिन विस्तार से हम पढ़ेंगे। एक बार फिर से देख ले। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 संवर्त स्वर, बंद स्वर कहते हैं जिसे। नंबर 2 अर्ध संवर्त, जिसे आधा बंद कहते हैं। विवर्त खुला स्वर, और अर्ध विवर्त आधा खुला। तो 2-3 बार आप इसे याद करोगे, यकीन मानिए पूरी तरह आपके जहन में बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संवर्त स्वर और बंद स्वर, वह स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बंद सा रहता है। क्या है, मुंह बंद सा रहता है। जैसा कि आपने पढ़ा है ई उ री। जब आप इन 5 स्वरों का उच्चारण करते हैं तो ई उ री, तो आप बोल कर देखिए मेरे साथ साथ अपने मन ही मन में। आधा जो है, जो आपका मुंह है, ऐसा लगेगा जैसे मुंह बंद है, जैसे मुंह खुला नहीं है। ई उ री, बगैर मुंह खोले भी आप इसे बोल सकते हो। बिल्कुल हल्का सा क्या है, खोलना पड़ता है। संवर्त स्वर वह स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बंद सा रहता है, मतलब बिल्कुल बंद नहीं होता लेकिन बंद सा रहता है, जैसे मतलब खुला दिखाई नहीं देता। अर्ध संवर्त स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह कम खुला रहता है, कम खुला है। देखो ये आई एन वाला ए नहीं है, ये ए डी वाला है। तो ये देखिए ये ऐसे है। ठीक है, ये गलती से लिखा गया था तो इसे मैंने मिटा दिया था। फिर ओ ओखली वाला ओ है, तो ये अर्ध संवर्त है। इसमें मुंह कम खुला रहता है, जिसमें ए और ओ आते हैं। ठीक है,
और ये जो मैं बता रही हूँ ये जो स्वर है आपको याद रखने हैं। विवर्त स्वर जिनके उच्चारण में मुंह अधिक खुला रहता है, अर्थात पूरा खुल जाता है। जब बताए ना, जब डॉक्टर के पास जाते हैं हम तो बोलते हैं ना कि आ करो, बोला होगा बचपन में बेटा आ करो, तो आपने आ किया होगा तो पूरा मुंह खुला रहता है। तो ये सिर्फ आई ऐसा स्वर है जो विवर्त है। बाकी स्वर कोई संवर्त में चला जाता है, कोई अर्ध संवर्त में कौन से थे? ई उ री 3। अर्ध संवर्त में कौन से थे? ए और औ। विवर्त में कौन सा है? आ है। अर्ध विवर्त में, मुंह मतलब कि विवर्त की तुलना में थोड़ा सा कम खुला तो रहता है, लेकिन विवर्त की तुलना में थोड़ा सा कम खुला रहता है। जैसे ए, आई, ओ और ये आ, जिसे आप आगत स्वर भी कहते हो, मेहमान स्वर भी कहते हो, जो डॉक्टर वाला आ है। तो ये क्या है? अर्ध विवर्त ए, आई, ओ, औ, ये 4 क्या है? ये आपके अर्ध विवर्त हैं। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ए है, ये शुरुआत वाला, इसको हटाकर क्या है? विवर्त में चला जाता है। तो एक बार मैं फिर से इनका रिवीजन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ विद्यार्थियों को काफ़ी समस्या आती है। संवर्त स्वर जिसमें ई उ रू, जो शुरुआत वाले जो स्वर हैं, ए आ को हटाकर, बाकी ए आ को हटाकर लगातार आप 5 लिख देना इधर, ठीक है। जैसे ए आ, फिर ई उ री आता है, तो ए आ को हटाकर दोनों को, बाकी लगातार जो 5 आएंगे ना वो सारे संवर्त में आएंगे, ठीक है, सारे संवर्त में आएंगे। अब अर्ध संवर्त में सिर्फ 2 आएंगे, ए और ओ, ए और अर्ध संवर्त में आएंगे। और अब क्या? विवर्त में तो आपको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक आता है आ, ठीक है। वो ए आ को हटाकर लगातार 5 संवर्त में चले गए थे। अर्ध संवर्त में ए और औ आ गए थे, और विवर्त में सिर्फ एक ही आता है आ, ठीक है। फिर अर्ध विवर्त में आपने देखा होगा, जैसे हमने हटा दिया था ए आ को हटाकर बाकी 5 संवर्त में डाल दिए थे। तो अब क्या आपका ए बच गया, तो ए आ गया आपका अर्ध विवर्त में, और आपका आ बचा वो विवर्त में चला गया था। बाकी आपके जो 3 है ए, आई और औ, ये क्या है? अर्ध विवर्त में आ गए। और बाकी डॉक्टर वाला जो आ है, जिसे मेहमान और आगत स्वर भी बोलते हैं। अब अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अनुनासिकता के आधार पर देखिए 2 प्रकार के हैं। अनुनासिकता के आधार पर ये आपको तालु के आधार पर, जीवा के आधार पर, ये आपको याद करने हैं, और इतना मुश्किल नहीं है। अगर 1-2 बार आप क्लास सुन भी लेते हो तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन याद करने की मनसा होनी चाहिए। अब क्या है? अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से करेंगे। एक है चंद्रबिंदु अनुनासिक, तद्भव नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण होता है। इसके नाम आप सुन लीजिए। चंद्रबिंदु, जैसे ये चंद्रबिंदु है तो ये नाम चंद्रबिंदु यानी चंद्र की तरह है, तो ये चंद्रबिंदु। अनुनासिक का मतलब हो नाक और मुंह दोनों से जिसका उच्चारण किया जाता है, नाक और मुंह दोनों से। अब ये 100% यानी 100% ये बात सत्य है कि जितने भी चंद्रबिंदु वाले, मैं आपके तत्सम और तद्भव भी साथ के साथ क्लियर करते हुए चलूंगी। जो चंद्रबिंदु वाले जो शब्द होते हैं वो सारे के सारे क्या है? आपके इसमें जाएंगे, तद्भव में जाएंगे। ये जो हिंदी वाले होते हैं ये बिल्कुल 100% सत्य है। जितने भी आपके चंद्रबिंदु वाले जो शब्द होते हैं वो आपके सारे के सारे हिंदी में जाएंगे, चाहे तद्भव में जाएंगे। आप याद रखना जो चंद्रबिंदु वाले होते हैं, ठीक है। और इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है तत्सम रूप। जो ये होते हैं, जो तत्सम वाले, जो ये वाले होते हैं, जिसको आप ये क्या अनुनासिक भी बोल सकते हैं, क्या बोलना ना, अनुस्वार बोलते हैं। तो अनुस्वार है ये आपका, इसमें सारे के सारे किस में जाएंगे? तत्सम में जाएंगे। तत्सम मतलब संस्कृत वाले शब्द। तत्सम, तत्व मतलब उसके, और सम मतलब समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो जितने भी आपके जो चंद्रबिंदु ये है, अनुस्वार है, जो सारे आपके तत्सम में जाएंगे। अब है निरुनासिक। अब ये निरुनासिक क्या होगा भाई? जिनका उच्चारण करते हैं उससे बिल्कुल नाक का सहारा नहीं लिया जाता, नाक से उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे कईयों की तो आदत होती है, मैं नहीं कह सकती कि
कि मेरी आवाज़ अच्छी है, लेकिन कईयों की आवाज़ भी ऐसी होगी, मतलब सबकी अपनी अपनी आवाज़ होती है, ये बनाई नहीं जा सकती है। लेकिन एक आध ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर जो शब्द है नाक में बोलते हैं, तो उनका अपना है। लेकिन एक व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए, और जो व्याकरण के नियम के अनुसार, तो ए आ ई ऊ ये सारे क्या है, निरुनासिक है। इनका उच्चारण करते हुए हमें नाक का सहारा नहीं ले सकते, नाक से उनका उच्चारण नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन पर चंद्र बिंदु लगा दिया जाए तो ये अनुनासिक बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अनुनासिक हम क्यों बनाएंगे भाई इनको, लेकिन एक कहने में आता है कि जो भी चंद्र बिंदु अगर जिन शब्दों पर आ जाता है, जिन वर्णों पर आ जाता है, वो क्या है, अनुनासिक होते हैं, जिनमें नाक और मुंह दोनों से उनका उच्चारण होता है। अब जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये एक बहुत कम आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन मैंने कहा ना कि मैंने 4 से 5 पुस्तकों से ये नोट्स बनाए हैं, तो मैंने जहाँ भी अच्छी अच्छी बातें मिली मैंने नोट कर ली। हालांकि मैंने राइटिंग पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब मैं एचटेट कर रही थी तब मैंने ये नोट्स बनाए थे, और ये नोट्स इतने कारगर साबित हुए मेरे लिए। मैंने कभी भी एचटेट में फेल किया भी नहीं, ठीक है। तो ये तारीफ वाली बात मैं बस सिर्फ बता रही हूँ, आपको भी फ़ायदा मिलेगा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। टीजीटी वालों के लिए तो 100% काम है कि आप पीजीटी के लिए नहीं है, पीजीटी में व्याकरण कम पूछी जाएगी आपके लिए भी 10 से 15 नंबर की, ऐसा नहीं 15 नंबर की तो आएगी आपकी, 20-25 नंबर की। तो कोई पीजीटी की तैयारी कर रहा हो तो निराश ना हो कि हमारी नहीं आएगी, तो ठीक है। सजातीय स्वर, समान जाति के स्वर ए आ ई ऊ, समान जाति के, देखो ए आप जैसे दोनों भाई भाई हैं ऐसे लग रहे हैं, ई दोनों समान है, ऊ जैसे आप बहुत ही छोटे थे, अब तो ऊ अब बोलते हैं हम। लेकिन जब छोटे थे ना तो बड़ा ऊ छोटा ऊ ऐसे बोलते, छोटी ई बड़ी ई। तो ये छोटी बड़ी ये नहीं, ये हमें याद करवाने के लिए बोला जाता था। तो ये क्या है, समान जाति के जो स्वर हैं। और ये विजातीय स्वर, असमान जाति के स्वर, इन्हें असमान होंगे वो देखो, दीर्घ संधि के अलावा ये है दीर्घ संधि वाले। आपने आप जब संधि करते हो तो आपने समान जाति वाले जो वर्ण होते हैं उनसे दीर्घ संधि बनाई, दीर्घ मतलब बड़ा। और इसके अलावा, इन दीर्घ संधि के अलावा, इनके अलावा जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे विजातीय होते हैं। जैसे कि आपकी री है, ए है, आई है, ओ है, आउ है, सारे विजातीय कहलाते हैं, ठीक है। अगर भाई वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अन्य स्वरों की सहायता ली जाती है, मतलब कि ये स्वतंत्र नहीं है। स्वर होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं होते। इनमें क्या है, स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजनों की संख्या, अब मैं यहाँ आपको 2026 के अनुसार बताऊँगी। अब मैं यहाँ, हालांकि ये मैंने लिखा नहीं है, जिसने मेरे नोट्स लिए ये एक, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने थोड़े से अपडेट नहीं किए, लेकिन हाँ अब मैं जब पढ़ाऊँगी तो मैं अपडेट कर दूँगी। तो अब तक आपने क्या है, 52 वर्ण पढ़े हैं, ठीक है। अब तक आपने वर्णों की संख्या कितनी पढ़ी है, इसको मैं साफ कर देती हूँ। वर्णों की संख्या आपने कितनी पढ़ी है, 52 पढ़ी है। लेकिन अब 2024 में वर्णों की संख्या आप पढ़ेंगे 53। आप कहोगे मैम 53वां कौन सा है, तो देखो उसे कहते हैं विशिष्ट व्यंजन, उसका नाम है विशिष्ट व्यंजन। हालांकि अब ये प्रयोग में कम आने लगा है। अब आगे जो साहित्य कोई अच्छा ज्ञानवान लिखेगा तो वो भी इस विशिष्ट व्यंजन का सहारा लेगा। लेकिन हाँ ये जुड़ चुका है, जिसे आप कै की तरह ऐसे बनाया जाता है इसको, जैसे कै है, क्या को ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो आपका विशिष्ट व्यंजन है वो दोनों तरफ से ऐसे बंद किया जाता है। और ये क्या आपका विशिष्ट व्यंजन है, जो कि आपका 53वां है। अब ये 53वां कब आया है, ये 2024 में आपका आया है। तो ये नए पैटर्न के आधार पर भी आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों की संख्या तो 33 ही रहेगी, ठीक है। अब ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ, ठीक है। ये क्या है, 11 आपके स्वर हैं। लेकिन ये 11 स्वर, अगर मैं आपसे पूछूं 11 स्वर, ये तो आपने रट लिए, लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपकी जो मात्राएं हैं वो कितने वर्णों की मात्राएं हैं, तो मात्राएं आपकी जो लगती हैं सिर्फ 10 जो वर्ण है, 10 जो स्वर है उनकी मात्रा होती है। लेकिन ए की कोई भी मात्रा नहीं होती है। काफ़ी सारे विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं।
कि मैम ये भी तो ए की मात्रा होती है। तो देखो दोस्तों, ये ए की मात्रा नहीं है, ये आ की मात्रा है, ये इसकी मात्रा है आ की, न कि ए की कोई मात्रा नहीं। इसे अमात्रिक भी कहा जाता है, अमात्रिक। इसे अमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, मतलब इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ए को छोड़कर बाकी आपके जो 10 बचे इनकी मात्रा होती है, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। तो मतलब मात्रा वाले स्वर कितने हो गए? 10 हो गए। 10 स्वरों की मात्रा होती है, ए की कोई मात्रा नहीं होती। अब अयोग हुआ, जो अयोग हुआ है ये ए और एह है। इसका उच्चारण है की तरह भी एह का सा, जैसे एह, तो इसके उच्चारण में है का जो है उच्चारण किया जाता है। जब मैं आपको उच्चारण के आधार पर स्वर पढ़ाऊंगी तब मैं आपका इसका सही उच्चारण बताऊंगी और ये कहाँ से किया जाता है। लेकिन अब आप इसे अयोगवाई याद करेंगे, जिनका जो है जो लिखे तो कि स्वरों के साथ जाते हैं, लेकिन जिनका उच्चारण होता है वो व्यंजनों की तरह होता है। और अब आगे बढ़ते हैं, जैसे अनुस्वार है। अनुस्वार ये है जिसे आप तत्सम शब्द भी कहते हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। विसर्ग है, ये जो होते हैं ये दो जो बिंदु लगती है। आगत वर्ण, देखिए आगत वर्ण जिसे आप मेहमान भी बोलते हो, मेहमान स्वर भी बोलते हो, आगत भी बोलते हो, तो ये जिसे डॉक्टर लिखते हैं, तो डॉक्टर में आगत में ये मेहमान। कई बार पेपर में ऐसे प्रश्न बनता है, प्रश्न ऐसे बनेगा कि आगत वर्ण कौन सा है, और आपके सामने ऑप्शन रहेंगे तो आपको याद रखना है आ है। लेकिन कई बार ज और फ को भी मान लिया जाता है, जो कि अरबी फारसी का व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं आपके? 4 अक्षर त्रय स्रय संयुक्त व्यंजन। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बनता है, जिसमें क और श रहेगा। अक्षय का उच्चारण करते ये बन गया आपका। लेकिन अगर मैं इसके नीचे हलंत लगा दूँ तो ए बाहर आ जाएगा, तो ये तीनों से हो जाएगा। अगर यहाँ पर हलंत नहीं है तो फिर आपका ये सिर्फ क और श ही आएगा। अब त्रय देख लीजिए, तय और प्लस रे, तो आपका बन गया त्रय। लेकिन अगर मैं इस पे हलंत लगा दूं तो आ बाहर आ जाएगा, तो इसका ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आता है गे। अब गे कैसे बनेगा? ये ज और ये से मिलकर बना है, ये 2 से। लेकिन अगर इस पर हलंत लगा दिया तो ए और ये बाहर आ जाएगा, तो ये दोनों तरह से पूरी तरह ठीक है। अब श्रय का देख लीजिए, आगे उसे वैसे लिखा मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ भी क्लियर कर देती हूँ, स और र। ये ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर हलंत आ गया तो ये ए इस पे आ जाएगा। ठीक है। और कल मैंने जो संयुक्त स्वर भी आपको पढ़ाए थे, जिसने क्लास नहीं देखी जरूर देखना। वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं? 5 वर्णों वाली लाइन के समूह को वर्ग कहते हैं, और उस लाइन का पहला अक्षर जोड़ दिया जाता है। जैसे कौरग है, चौरग है, टौरग है, ये नहीं है कै च ट त प कछतप कछतप। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि अब क के बाद कौन सी लाइन आएगी, तो च की लाइन आएगी, च के बाद कौन सी, तो ट की, ट के बाद कौन सी, त की लाइन। और पौरग, जैसे कौरग है, चौरग है, टौरग है, तौरग है, पौरग है। तो कचट तप याद करना है तो आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि इसके बाद कौन सी लाइन आएगी। कुछ विद्यार्थियों को समस्या आती है जिनको ये याद नहीं रहता कि कौन सी इसमें आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया, लेकिन आप धैर्य बना के रखिए, इसको भी हम आगे कर लेंगे। ठीक है, और भाई जो बाकी की क्लास जिसने नहीं देखी है वो क्लास भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं ये लगातार हम पूरी व्याकरण पढ़ेंगे, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न आपका जाएगा, क्योंकि आपकी जो व्याकरण है उसका आधार बन जाएगा इसमें। ये संयुक्त अक्षर ये मैंने आपको मैंने बता दिए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बता दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये आपके सभी में काम आने वाली है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके टीचर में ही काम आएगी, ये सभी परीक्षा में आपके काम आएगी। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम यहाँ तक पहुँच गए थे।
ठीक है, और अपना फीडबैक भी जरूर दिया करो क्लास कैसी लगी। तो हम यहाँ पहुँच गए थे। तो देखिए कौरग, अब वर्ण के कितने भेद हैं, वर्ण के भेद देख लीजिए। वर्ण के जो आपके भेद हैं, ये आपके वर्ण के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। अब क्या है, मैं छोटी से छोटी महीन से महीन बात बताती हुई आपको चलूँगी। अब ये आपने कई बार देखा होगा, क्योंकि मेरे साथ हर एक तरह के विद्यार्थी जुड़े हैं। कुछ ऐसे हैं जो शुरुआत कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो पुराने खिलाड़ी हैं। जो पुराने हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, हो सकता है कुछ नई बातें भी आपको देखने को मिलेंगी, और जो नए हैं भाई उनकी तो तैयारी हो ही रही है। तो ये देखो, जब हम, जैसे मैंने क्या लिखा, इसके ऊपर ये लगा दिया, तो इसको शिरोरेखा बोलते हैं। अब आप कहोगे मैम ये क्या शिरोरेखा, आप इतनी महीन महीन बातें क्यों बता रही? क्योंकि पेपर में महीन महीन बातें आपका सिलेक्शन रुकवाते। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे साथ ऐसे कमेंट आते कि मैम मेरा 1 पॉइंट से रह गया, 2 इतने पॉइंट से रह गया। तो वो पॉइंट वाले क्या करते हैं, तैयारी तो उनकी अच्छी है, लेकिन वो मेहनता यानी गहनता से तैयारी नहीं करते हैं। तो गहनता से तैयारी करें, ताकि आपका स्टेट अच्छे नंबरों से पास और आगे भी आपको दिक्कत ना हो। किसी वर्ण के ऊपर खींची गई लाइन शिरोरेखा कहलाती है। और जो सीधी लाइन है, अब आपने ये लाइन देखी है, ये क्या है, खड़ी पाई है। जैसे मैंने जय लिखा तो ये खड़ी पाई वाला वर्ण है, और अगर जय पे मैंने ये लाइन लगा दी तो इसको तो शिरोरेखा बोलेंगे, ऊपर वाली लाइन को क्या बोलेंगे, शिरोरेखा। लेकिन नीचे वाली लाइन को आप खड़ी पाई बोलोगे। ठीक है, हो गया होगा क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अनुस्वार है, कई बार आपने ये देखा होगा, पक्का ये देखा होगा कई बार आपने, लेकिन ये इतने सारे जो बिंदु हैं इनका मतलब क्या है, मैं एक एक को आपको क्लियर करते हुए चलूँगी, ध्यान से देखना। देखो जो ऊपर ये जो लाइन है, ऊपर जो बिंदु लगा है, ऊपर वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, जिन्हें आप सिर्फ 11 वर्णों अर्थात स्वरों पर ही लगा सकते हैं, व्यंजनों पर आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अब आपके मन में पक्का बहुत सारे सवाल आए होंगे, लेकिन मैं उन सवालों को क्लियर करूंगी, थोड़ी गहनता से देखें। इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ नहीं होगा। तब आपके मन में तुरंत ये कंठ वाला स्वर आया होगा, इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख लिया कि मैम कै के ऊपर भी तो आता। आप कह रहे हो कि स्वरों पर ही इसका प्रयोग होता है, तो कंठ पे कैसे आया? तो देखो ध्यान दीजिए, पता नहीं आज इस पीडीएफ को क्या हुई, बार बार हैंग हो रही है। तो देखो कंठ देखिए, अब इसको मैंने बाहर निकाल लिया, कंठ। अब क्या है, अब मैंने कंठ को बाहर लिखा, यहाँ लिख देती हूँ। जैसे मैंने कै को बाहर निकाल लिया, कंठ में कै को बाहर निकाल लिया, तो ये कंठ है ना, ये कै पर, ये जो है आपकी जो अनुस्वार है, ये कै पर नहीं लगा, ये ए पर आ जाएगा। हमने कै को बाहर निकालते हैं, जैसे हम वर्णों को तोड़ते हैं ना, वर्णों को आप तोड़ते हो, तो ये कै के ऊपर बिंदु नहीं रहेगी, ये आपकी जो अनुस्वार है ये ए पर आ जाएगा। तो ये स्वरों पर नहीं लगा है अभी, माफ कीजिए, ये व्यंजनों पर नहीं लगा, ये स्वरों पर ही लगा है। तो देखो कंठ जब मैंने आपने पहले लिख रखा है, तो आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक और आता है जो कि साइड में बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, जो साइड में लगाया जाता है उसको आप देख लीजिए, ये लगा है साइड में, पंचमा अक्षर। अब पंचमा अक्षर बिंदु वो होता है जब वर्ण के आगे बिंदु लगती है, और ये केवल एक वर्ण पर लगा सकते हो आप। जो वर्ण के आगे बिंदु लगती है वो सिर्फ एक पर लगती है, वो है अढय। अढय है ना, अढय जिसको आप अढय खाली बोलते हो, उसको अढय। ये सिर्फ अढय खाली पर देगी, यानी आप जिसे अढय खाली बोलते हो ना, उस अढय खाली पर ये लगती सिर्फ एक पर, बाकी ये किसी पर ये आगे बिंदु नहीं लगती है। ठीक है, अब है नीचे वाली बिंदु। अब नीचे वाली बिंदु देख लीजिए, मैंने लिख रखी है, जिसे क्या है आप ताड़न जात बोलते हो। ये नाम याद रखना, पेपर में आए हुए हैं बहुत ज़्यादा बार, हजारों बार, तो मैंने देख लिया। ताड़न जात, उच्छिप्त फेंका हुआ द्विगुण, ताड़न जात, ये तो आपका अढय है, अढय, और ये आपका अढय है। ठीक है, इनके उच्चारण में फर्क है, बहुत ज़्यादा है, कई बार कन्फ्यूज। देखो ये आपका अढय है, ये आपका हडय है, अढय,
ये आपका क्या है, अड़य है, और ये आपका अढय है। तो देखें, इसको आप ताड़न जात भी बोलते हो, उसे उच्छिप्त भी बोलते हो, उसे फेंका हुआ भी द्विगुण। ताड़न जात मतलब ताड़ दिया गया, मतलब इसको फेंक दिया गया। उच्छिप्त मतलब फेंका हुआ। और द्विगुण, द्विगुण जिसे दो गुणों वाला है, ठीक है। द्विगुण मतलब दो। इसका प्रयोग दो वर्णों पर होता है, जैसे टवर्ग, जो टैवर्ग है उसकी तीसरा चौथा वर्ण पे उच्चारण इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक से। और इनका है ना उच्चारण एक अढय, अढय ए का उच्चारण लग रहा है, अढय और अढय, ठीक है। ये क्या आपके ताड़न जात है, उच्छिप्त है, द्विगुण है, और आपका फेंका हुआ है। तो ये बहुत बार परीक्षा में आया है, इसे आप याद रखेंगे। मैं जहाँ पर मैं मतलब एक एक लाइन आपकी एक एक प्रश्न बन रहा है, और मैं गारंटी से कह रही हूँ कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, और इस चैप्टर में से पक्का कम से कम 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब है किसी वर्ण से पहले लगने वाला चिन्ह। वर्ण से पहले देखो, अब तो आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन मैं जब आपको पढ़ाऊंगी बताऊंगी तब आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा। अरबी फारसी इन दोनों में एक ही लिपि होती है, यानी अरबी जैसे हमारी हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। संस्कृत की लिपि क्या है, देवनागरी है। लेकिन अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन है। इसी प्रकार अरबी और फारसी भी एक ही लिपि में लिखे जाते हैं। जैसे संस्कृत और हिंदी में समानता होती है, ऐसे अरबी और फारसी में भी समानता होती है। ये 5 वर्णों पर लगता है, जिसमें ख ख ज प, इन वर्णों के आगे नुक्ता नहीं होता, तब ये हिंदी भाषा के माने जाते हैं। अगर इनमें ख ख ग ज प में ये बिंदु आ गया, ये नुक्ता आ गया, ये आगे लगा रखा है, जैसे ख, अब ये आगे लगा है, ग इसके आगे लगा। अगर इन वर्णों के आगे नुक्ता लगाया तो ये अरबी फारसी के, अगर नुक्ता हटा दिया जाए तो ये हिंदी के ही होंगे, अरबी फारसी के नहीं होंगे, ठीक है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में देखेंगे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1913 हिंदी विभाग के निर्देशक थे। इन्होंने कहा था कि अगर इन 5 वर्णों से ठीक पहले नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो ये अरबी और फारसी के माने जाएंगे, अगर नहीं किया जाए तो किसी हिंदी के मानेंगे। ये प्रश्न में पेपर में आ सकता है कि किसके अनुसार इसे नुक्ता चिन्ह या अरबी फारसी के वर्ण माना जाता है, तो आप याद रखेंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी अब क्या है, ये प्रश्न काफ़ी कंफ्यूज करता है कि इन 3 वर्णों को अरबी फारसी के ही शामिल किया जाता है, मतलब अरबी फारसी में इन तीनों को ही शामिल किया जाता है। लेकिन जो एनसीईआरटी मानती है तो उसको 5 मानती है, 5 ख और ग, यानी यहाँ ग। लेकिन कई बार क्या है, ये 3 भी आपको लिखे होंगे, तो आपको अगर ये तीनों लिखे जाएं तो ये अरबी फारसी के तीनों मान लेना। लेकिन अगर पेपर में ये आ जाए अरबी फारसी के कितने वर्ण है हिंदी में, हमारी हिंदी में, तो आप 5 लिखना, ठीक है। तो आपको 5 करना है, नहीं तो वैसे 3, जैसे 3 लिखे हैं तो तीनों को मान लेना, क्योंकि कई प्रश्न काफ़ी कन्फ्यूज वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब देखें कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये हमने पढ़े थे, ये हम पढ़ चुके हैं। अडय और अडय ताड़नजात द्विगुण ये वाले। त वर्ग में थ ये आपके 5 है। विशेष गुंडी वाले वर्णों को गुंडी वाले वर्णों में सिरोरेखा नहीं आती, जैसे आपका भ है, आपका द है, तो इनके ऊपर आप सिरोरेखा नहीं लगाओगे, इनको बाहर निकालोगे आप। और द है उस पर भी आप सिरोरेखा नहीं लगाओगे, ठीक है। अगर आपने इसको सिरोरेखा इसके ऊपर लगा दी तो आपका घ बन जाएगा, और इस पर आपको सिरोरेखा लगा दोगे भ पर तो ये मैं बन जाएगा। तो इस ऐसे जैसे आपका प्रातः काल है, इसमें भी सिरोरेखा बीच में से निकाली जाती है, ठीक है। ये 5 वर्ग आपके कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और इसके अलावा अंतस्थ, जिनका उच्चारण अंदर की तरफ होता है, उसे यह रह अंतस्थ है। उष्म, जिनमें उष्मा बाहर निकलती है, जैसे स है। तालु का वर्ण देखिए, तालु का जो ये आपके मन में ये काफी कितना और रह गया है, देखते हैं अभी, थोड़ा सा और कर लेते हैं।
तो देखिए इसमें आपका जो उसमें है अंतस्थ है आपका, यहाँ तक हमने कर लिया था। यहाँ उसमें आपका स है। तालु आपका, तालु के पास जो जीभ है वहाँ से इस का उच्चारण किया जाता है। उसे कछटप स्पर्श वर्गीय व्यंजन। अब ये कछटप है, इसको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, इसको स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं। और जो वर्गीय व्यंजन है या स्पर्शी व्यंजन है, इनकी संख्या बार बार पेपर पे पूछी गई है। वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? ये 25 है। अब आप कहोगे मैम 25 कौन सी है? कै से लेकर मैं तक जो वर्ग आपके आते हैं वो स्पर्शी होते हैं, उनकी संख्या 25 है। अंतस्थ या रेलव है, उसकी संख्या 4 है, उसमें उनकी संख्या भी 4 है, उसमें मतलब स है। ठीक है। और व्यंजन वर्णों की संख्या आपकी 33 है। व्यंजनों का वर्गीकरण करें अध्ययन की सरलता के हेतु, यानी अध्ययन में आपको कठिनाई ना हो इसके लिए इसको 3 भागों में बांट दिया है। स्पर्श व्यंजन जो कैसे मैं तक, ऊष्म व्यंजन जो स है, अंतस्थ या रेलव है। स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक मैं आपको बता चुकी हूँ। स्पर्श व्यंजन वे वर्ण जिन्हें बोलते समय जीभ किसी न किसी अवयव को स्पर्श करती है। जैसे आपने कैसे मैं तक जितने भी आपने उच्चारण किया ना, किसी न किसी भाग को जीभ जरूर टच करेगी, स्पर्श करेगी। अब एक प्रश्न आपको काफी कंफ्यूज करता है और ये बार बार परीक्षा में पूछा भी गया है। अब छ ये क्या है? स्पर्श और संघर्षी। ये 4 क्या है? स्पर्श और संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, जिसे अंतस्थ ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक है क्योंकि ये शैतान आ गया स्कूल से, कल पढ़ेंगे अब।